नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और 6 बजे में 6 बड़ी खबरों पर हम रुक करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई खाप पंचायत, पहलवानों के समर्थन में हुई खाप पंचायत का सरकार को अल्टीमेटम। 9 जून तक फैसला ले केंद्र सरकार। 9 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मांग पूरी ना होने पर देश भर में आंदोलन किया जाएगा। देश भर में पंचायतें की जाएंगी। खिलाड़ियों के खिलाफ दर्ज केस वापस करने की भी मांग है। वो बातचीत से ऐसे मामलों को समाधान करें, उनकी गिरफ्तारी हो, और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठाने लेकर जाएंगे। ठीक है जी, ये फैसला हो यार, हम पूरे देश भर में पंचायत करेंगे। राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, होम मिनिस्टर से या उससे होगा, ये सरकार से मिलेगी। कहीं ना कहीं खाप में भी सहमति दिख नहीं रही है। सारी सहमति है, सारी सहमति है, खाप में कोई दिक्कत नहीं है। लोग होते हैं सारी के लोग होते हैं। पीयूष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। पीयूष, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि कुरुक्षेत्र में जो फैसला लिया जाएगा खापों के द्वारा वही मान्य होगा और उसी के आधार पर आगे ये आंदोलन चलेगा, और फैसला ले भी लिया गया है। 9 जून तक बड़ा फैसला लेना होगा केंद्र सरकार को। बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये अल्टीमेटम दिया गया है। इसके अलावा और क्या बड़े फैसले लिए गए इस खाप पंचायत में? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहलवानों की बात करें या बृजभूषण शरण सिंह के बीच की बात करें, जो रार की खबरें हैं या यूं कहें कि जो रार चल रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच आपने देखा कि तमाम तरीके की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं पहलवानों की ओर से की गई थी। इसी बीच हरिद्वार चूंकि पहलवान पहुंचे हुए थे और नरेश टिकैत ने उन्हें मेडल बहाने से रोका था। अब आगे की रणनीति पहलवान भी चूंकि बना रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम किसान जो संगठन है उनका समर्थन इन पहलवानों को मिल रहा है। इसी कड़ी में राकेश टिकैत आज चूंकि कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए थे और तमाम जो किसान संगठन है, तमाम जो किसान है, उनके साथ इनकी बैठक हुई है। इसमें कुछ पहलवान भी कहीं ना कहीं मौजूद थे और एक रणनीति बनाई गई है कि 9 जून तक अगर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर आरोप इन पहलवानों ने लगाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो निश्चित रूप से फिर से एक बार जंतर मंतर पर इन पहलवानों के साथ कहीं ना कहीं धरने पर राकेश टिकैत भी बैठ जाएंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि 9 जून तक किसी भी हाल में केंद्र सरकार खासतौर पर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई फैसला ले। और सबसे बड़ी बात है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग चाहे पहलवानों की बात करें वो पहले से कर रहे हैं, अब किसान भी कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो किसान या किसान संगठन इन पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं उनकी ओर से ये मांग की जा रही है। पूरी तरीके से आप देखिए, मामला चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में जो कोर्ट है उसमें चल रहा है। इसके अलावा आज चूंकि एफआईआर की कुछ एफआईआर जो पहलवानों ने दर्ज कराई थी उसकी कुछ बातें भी निकलकर सामने आई थी और किस तरीके से उस एफआईआर में क्रमशः 7 पहलवानों ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी। 21 अप्रैल को अगर हम बात करें एफआईआर दर्ज हुई थी, हालांकि 28 अप्रैल को ये एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई। तो निश्चित रूप से तमाम पहलू है, तमाम बिंदु है, लेकिन एक तरीके से एक बड़ा अल्टीमेटम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को राकेश टिकैत की ओर से दिया गया है। क्योंकि आपने देखा कि जब पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए थे तो राकेश टिकैत की बात करें या नरेश टिकैत की बात करें, दोनों ही लोग पहुंचते हैं और पहलवानों का समर्थन करते हैं और सीधे तौर पे कहते हैं कि हम पहलवानों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की हम मांग करते हैं। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान जरूर किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस इसको लेकर एहतियात पहले से ही बरत रही है और कहीं ना कहीं जंतर मंतर की बात करें या इंडिया गेट की बात करें, क्योंकि इंडिया गेट पर भी इन पहलवानों ने कहा था कि हम आमरण अनशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सतर्कता बरत रही है और बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लगातार मौके का जायजा ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से अराजक स्थिति ना बने। क्योंकि आपने देखा कि जब ये तमाम जो किसान हैं वो पिछली बार जब धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर, तीनों कृषि कानून को लेकर बैठे हुए थे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, तो किस तरीके से कई बार कहीं ना कहीं अराजकता भरी खबरें भी इन किसान आंदोलन से निकलकर सामने आई थी। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, केंद्र सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से इसको लेकर सतर्क है। लेकिन एक बड़ा अल्टीमेटम चूंकि अब दिया गया है तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति पहलवान बनाते हैं और क्या पहलवानों के साथ और इन किसान संगठनों के साथ एक सामंजस्य जो बैठता है वो बैठता है, और क्या कोई बीच में कोई कहीं ना कहीं सुलह कराने के लिए आता है या नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राकेश टिकैत ने एक बड़ा अल्टीमेटम हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सरकार को जरूर दे दिया है। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।
और सीधा अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से अगली बड़ी खबर, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। मोनू चौधरी उर्फ विशाल मुठभेड़ में मारा गया है। बदमाश मोनू चौधरी उर्फ विशाल का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस ने बदमाश मोनू को मुठभेड़ में मार गिराया। तस्वीरें भी आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं। हत्या, लूट, रंगदारी समेत 12 मामलों में वांछित चल रहा था मोनू चौधरी और पिछले 2 महीनों में 2 हत्याओं में भी वांछित था बदमाश। मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए बड़ी खबर है, 50,000 का इनामी मोनू ढेर हो गया है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटनास्थल की हम आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं साथ के साथ। मुरादानगर पुलिस ने मोनू चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मोनू चौधरी जो क्लारसी गांव का ही रहने वाला है, उसके बारे में आज ये सूचना प्राप्त हुई कि वो अपनी बहन के घर से मोटरसाइकिल से निकल रहा है इधर मिलने के लिए किसी से। उसकी मोटरसाइकिल पे उसके साथ एक और व्यक्ति सवार था। उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। इसी सूचना पे पुलिस पार्टी को अलर्ट किया गया, जिसमें हमारे थानाध्यक्ष मुरादनगर उन्होंने स्वयं इसको लीड किया और उनकी टीम ने लीड किया। यहाँ पे गंग नहर के पास जब उनको इंटरसेप्ट किया गया तो फायरिंग करते हुए दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक बदमाश जिसकी अभी तक आइडेंटिटी शिनाख्त नहीं हो पाई है, वो मौके से भागने में सफल रहा। घटना में 2 पिस्टलों का इस्तेमाल किया गया है। यादराम भारती ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। यादराम भारती, 50,000 का इनामी मोनू ढेर कर दिया गया है, क्या परिस्थितियां बनी और किस प्रकार से पूरा एनकाउंटर होता है? देखिए, गाजियाबाद में लगातार जिस तरह से क्राइम की घटनाएं बढ़ रही थी उस सभी को लेकर पुलिस, लेकिन गाजियाबाद के मुरादनगर में जिस तरह मोबाइल कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उससे लगातार जो पुलिस है उसके ऊपर सवाल खड़े हुए। और इतना ही नहीं, जो मुरादनगर के व्यापारी हैं लगातार इस घटना को लेकर इतने गुस्से में थे कि वो लगातार कई दिन तक धरने पर बैठे रहे और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर इस बात को लेकर दबाव था। इसी सरगर्मी से जो मुख्य आरोपी है मोनू उर्फ विशाल चौधरी, इसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी और मुरादनगर पुलिस ने आज कॉम्बिंग के जरिए चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ होगी और इसी मुठभेड़ में जो मोनू है उर्फ विशाल चौधरी वो मारा गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो 2 पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हुए हैं। और मैं बता दूं कि मोनू के ऊपर करीब 12 मुकदमे ऐसे हैं जो हत्या और लूटे चल रहे थे और लगातार ये कई ऐसे गैंग के संपर्क में था कि सुपारी लेकर हत्या करते थे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और साथ ही पुलिस अब मोनू के उन साथियों की तलाश कर रही है जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। जी यादराम भारती, पुलिस को क्या इनपुट मिले जिसके आधार पर इसी जगह पर एग्जैक्ट मोनू को पकड़ा गया? क्योंकि पिछले 2 महीने से पुलिस इसकी तलाश में थी और मोनू जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। काफी मशक्कत के बाद ये एनकाउंटर हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए मोनू की अगर बात करें तो मोनू जो घटनाओं में शामिल तो रहा ही है, हत्या और लूट की, लेकिन जिस प्रकार मुरादनगर के अंदर दिन दहाड़े एक चौराहे पर जिस तरीके से हत्या की मोनू ने, उसके बाद इस पूरे मामले में सनसनीखेज बात ये रही कि दिन दहाड़े हत्या हुई और उसके बाद जो मोनू है वो एकदम से हाईलाइट हुआ। इतना ही नहीं, जो शहर के व्यापारी थे उन्होंने भी पुलिस को लेकर काफी गुस्सा जताया और लगातार धरना प्रदर्शन थे वो किए। उन्हीं बातों को लेकर लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और मुरादनगर पुलिस और एसओजी की जो संयुक्त टीम है उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और मोनू को गोली लगने के बाद जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो फिलहाल पुलिस अब मोनू के उस नेक्सस को तोड़ने पर लगी हुई है, क्योंकि इस एरिया में खास तौर से मोनू का दबदबा था और जो व्यापारी हैं उनसे फिरौती और रंगदारी का जो धंधा था वो काफी फल फूल रहा था और कई व्यापारी और लोग ऐसे थे जो डर के मारे उनको रुपया करते थे और चुपचाप पैसा पहुंचाया करते थे। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के अंदर भी एक राहत की सांस है मोनू के जाने से, मोनू का एनकाउंटर होने से। तो कुल मिलाकर पुलिस अब मोनू का जो गैंग है, जो उसका नेक्सस है, उसको तोड़ने की प्लानिंग कर रही है। जी ठीक है यादराम भारती, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ डीसीपी रवि कुमार बने हुए हैं फोन लाइन पर, ज़्यादा जानकारी हम इनसे भी लेंगे। रवि कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए, तारीफ हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि एक के बाद एक अपराधियों को गिराया जा रहा है। अगर हम मोनू की बात करें तो क्या परिस्थितियां बनी, किस प्रकार से पूरा एनकाउंटर हुआ? देखिए, जैसा कि ये अपराधी के बारे में बताना चाहेंगे कि 13 मुकदमे दर्ज हैं और ये
यहाँ पर 2 हत्याओं में वांछित भी चल रहा था। इसके ऊपर में 50,000 का इनाम था और काफी दुर्दांत अपराधी था ये आज जो है आफ्टरनून में सूचना मिली कि कुछ अपराधी मोटरसाइकिल से गंगा नहर के किनारे से आ रहे। उसी समय उसी सूचना में पुलिस की टीम हमारी जो है बनाई गई और चेकिंग में लगी हुई थी। तो जैसे इसने पुलिस की टीम को देखा, इसने अपनी मोटरसाइकिल मोड़ ली थी और पुलिस टीम पे फायर भी किए थे ये, और इसका एक अन्य साथी भी था, इसके बारे में अभी जानकारी की जा रही थी। हाँ। वो फरार होने में सफल रहा है और उसकी कॉम्बिंग की जा रही है। जल्दी उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग गिरफ्तारी भी कर लें। तो फिलहाल इसने जब पुलिस टीम पे फायरिंग की तो हमारे 2 हेड कांस्टेबल्स हैं, उन लोग को गोली भी लगी है बाजुओं में, और एक जो हमारा थानाध्यक्ष है उनके सीने पे गोली लगी, लेकिन संयोग से उन्होंने जो एक बुलेट जैकेट पहना हुआ था इसलिए उनकी जान बच गई। और इस अपराधी को भी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब आत्मरक्षा फायरिंग की तो गोलियां लगी हैं। इसको जो दोनों घायल हमारे दीवान हेड कांस्टेबल थे और ये घायल अपराधी, इसको इन तीनों लोगों को तत्काल नजदीकी CHC भेजा गया, जहाँ पे हमारे पुलिसकर्मी आउट ऑफ डेंजर थे, तो उनका इलाज वहीं चल रहा है। बाकी इसको बेहतर इलाज के लिए अपराधी को MMG अस्पताल गाजियाबाद के लिए रेफर कर दिया गया था। ठीक। तो ये इस तरह का एक काफी दुर्दांत अपराधी। रवि जी, क्योंकि मुख्य लक्ष्य तो यही होगा कि मोनू को जिंदा ही पकड़ा जाए ताकि जो नेक्सस उसने बना रखा है उस नेक्सस को भी तोड़ा जाए। अब आगे क्या आपकी पूरी प्लानिंग रहेगी? अभी देखिए पूरे गाजियाबाद महानगर में कॉम्बिंग चल रही है और हमारी अभी पहली कोशिश है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षित रहें और साथ ही साथ जो दूसरा फरार अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ ही साथ अन्य विधिक कार्रवाई भी जारी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली महत्वपूर्ण खबर की। लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर, सीएम पंचायत पुरस्कार योजना का कार्यक्रम किया गया आयोजित और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। 370 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को सीएम योगी ने पुरस्कृत किया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित भी किया। मातृभूमि योजना की शुरुआत हुई है और ग्राम पंचायतों की विकास में भूमिका रही है। प्रदेश आज तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। 7 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना चल रही है। इसके अलावा 370 ग्राम पंचायतों का सम्मान मातृभूमि योजना की शुरुआत हुई है। प्रदेश आज तेजी से विकास कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। हर ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने का लक्ष्य है हमारा और गांव साफ सुथरा होना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर 10 नगर निगम स्मार्ट नगर निगम के रूप में विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर 7 अन्य नगर निगमों को हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर के उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। लेकिन आज ग्राम पंचायतों में जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, ग्राम सचिवालय से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर से लेकर के अच्छी सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, LED स्ट्रीट लाइट, कंप्यूटर ऑपरेटर, VC सखी, इन सबको जोड़ करके अगर हम देखेंगे तो ग्राम पंचायतों में जिस भी ग्राम प्रधान ने थोड़ी भी ध्यान दिया है तो ग्राम पंचायत भी किसी स्मार्ट ग्राम पंचायत से कम नहीं है। और उसी स्मार्ट ग्राम पंचायत के लिए आह्वान करने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इन 370 ग्राम पंचायतों को जिन्हें आज पुरस्कार दिया गया है, स्वच्छता को लेकर के, ग्राम पंचायत की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन को लेकर के, ग्राम पंचायत के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर के आज ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, वे सभी ग्राम पंचायत भी इस स्तर पर आगे बढ़ सके, इसके लिए भी मैं आपका आह्वान करता हूं। क्योंकि हर गांव पहले स्मार्ट बने और जब स्मार्ट बनेगा तो उसके बाद आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करें।
हमें अपने ग्राम पंचायत के संसाधनों का उपयोग इस रूप में करना है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, बल्कि ग्राम पंचायत अपने रिसोर्सेज से अपने ग्राम पंचायत के समग्र विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं को भी वहां पर लागू कर सके। जैसे हर घर नल की योजना, हर घर नल की योजना सरकार ने योजना बना दी, हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम बना देगी, हर घर तक पानी भी पहुंचा देगी, लेकिन इस सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक इसकी आवश्यकता और यह सुविधा वहां प्राप्त होती रहे, यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम प्रयास करें। और उसके लिए एक यूजर चार्ज हर ग्राम पंचायत से हर परिवार से लेकर के, और फिर दो प्रकार का कार्य, एक वह पैसा जो योजना को संचालित कर रहा है उसको देना, प्लम्बर को गांव में तैनात करवाना, कहीं पाइप लीक हो गया उसको तैयार करना, क्योंकि एक बूंद पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सियासत के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। हर किसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। माया भी मुस्लिमों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आखिर क्यों यूपी की सियासत में मुस्लिम राजनीति की धुरी बन गए हैं? देखिए ये रिपोर्ट। माया ने मुस्लिमों के जख्म पर लगाया मरहम, राहुल के बहाने चल दिया सियासी दाव, दलित और मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस और बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, 24 के लिए दलित और मुसलमानों पर डाले डोरे। अमेरिका में राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के मुसलमान को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। मुसलमानों पर जैसे हमले आज हो रहे हैं वैसा कभी 80 के दशक में दलितों के साथ हो रहे थे। राहुल ने कहा था कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मौके पर चौका मारते हुए खुद कांग्रेस, बीजेपी और अन्य सियासी पार्टियों को मुसलमानों के इस बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और मुसलमानों के जख्म पर मरहम लगा दिया। 2024 के लिए माया की नजर डीएम फॉर्मूले को लेकर है, यानी दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में जुटी है मायावती। यही वजह है कि मायावती ने मुसलमानों के दयनीय स्थिति के लिए कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया। बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों, वंचितों पर हर स्तर पे अन्याय व अत्याचार व शोषण आम बात है। केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानून का राज स्थापित करके सबको समान अधिकार दिए गए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के लिए अनवरत व अनगिनत सांप्रदायिक दंगों, जातिवादी घटनाओं की काले अध्यायों से इतिहास भरा है। इसके लिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किंतु इन कर्म से इन वर्गों के लोग अपना हितैषी संविधान होने के बावजूद लगातार शोषित, पीड़ित व लाचार हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत के केंद्र में मुस्लिम है। हर राजनीतिक दल मुसलमानों को लुभाने में लगा है, वो फिर चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, जो पसमानदा के बहाने मुसलमानों को अपने पाले में करने पर आमादा है। लेकिन आखिर क्यों मुस्लिम सियासत का केंद्र है, चलिए आंकड़ों के साथ समझते हैं। देश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17% है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम है, यानी लगभग 4 करोड़। मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से आसाम, बंगाल और केरल के बाद उत्तर प्रदेश में चौथा नंबर है। यूपी की 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा सीट हैं। इसमें लगभग 1/3 यानी 145 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, जबकि 45 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं। लोकसभा के लिहाज से बात की जाए तो तकरीबन 45 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती इस वक्त हाशिए में है। लगातार बसपा का जनाधार गिरता जा रहा है, जिससे बचने की कोशिश में जुटी मायावती अब दलित और मुस्लिम वोटों को लामबंद करने में जुटी हैं। इसी कोशिश की झलक निकाय चुनाव में भी देखने को मिली, जब मायावती ने 17 में से 11 मेयर प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से उतारे थे। वो अलग बात रही कि बीएसपी को कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन बीएसपी ने अपने सियासी मंशा साफ कर दी। उत्तर प्रदेश में एकला चलो की राह पे चल के 24 पर कामयाबी की उम्मीद तलाश रही मायावती लगातार इन कोशिशों में जुटी हैं कि मुसलमानों के बड़े तबके को समाजवादी पार्टी से तोड़ के बीएसपी में वापस लेकर आया जाए।
अगर ऐसा हो गया तो 13% वोट बीएसपी के खाते में है और अगर 5 से 7% वोट में इजाफा कर पाए तो यूपी की सियासत में किंग मेकर बन जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती को बखूबी मालूम है कि 24 में उन्हें कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं होने जा रही, लेकिन उनकी मंशा है समाजवादी पार्टी को जमीदोज करना। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने में माया कामयाब रही तो उनकी ये मंशा पूरी हो सकती है। यही वजह है कि वो लगातार मुस्लिमों में मरहम लगाने में जुटी हुई हैं। लेकिन माया के मरहम पर मुस्लिम कितना यकीन कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ।